गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल हम पढ़ रहे थे पीएसएल, जो कि ठीक से पढ़ नहीं पाए क्योंकि किसी कारणवश मेरा वीडियो बंद हो गया। तो उसको आज फिर से दोबारा पढ़ते हैं पीएसएल। तो पीएसएल के बारे में पहले पढ़ते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक उधारी। एक मिनट। प्राथमिक क्षेत्रक उधारी के बारे में आज पढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक उधारी जो है, आरबीआई यह दिशा निर्देश देता है कि देश में संचालित सभी बैंक, मतलब केवल भुगतान बैंक को छोड़कर सभी बैंक को प्राथमिक क्षेत्र में उधार देना आवश्यक है। प्राथमिक क्षेत्र से अभिप्राय है अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को ऋण देना जिन्हें विशेष व्यवस्था किए बिना समय पर पर्याप्त मात्रा में बैंक से उधार नहीं मिल पाता। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ये यहाँ पे कृषि नहीं माना जाएगा, ठीक ना। कृषि नहीं होगा प्राथमिक क्षेत्र में। मतलब आरबीआई के द्वारा ये माना जाता है कि वैसा ऋण जिसके लिए समय पर ऋण नहीं प्राप्त हो पाता है, उनके लिए उन सभी चीज़ को, मतलब उन सभी व्यवस्था को ये माना जाता है कि वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जिसमें कि ऋण लेना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए लिखा गया प्राथमिक क्षेत्र से अभिप्राय क्या है कि अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्र को ऋण देना जिन्हें विशेष व्यवस्था किए बिना समय पर ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है या बैंक उधार नहीं दे पाती है, उसके लिए है प्राथमिक क्षेत्र। कृषि को पर्सनली इसको नहीं मान सकते हैं, ठीक ना, यही है इसमें। उसी को ऋण देने का इसमें जरूरत पड़ता है। एग्जाम्पल बाद में बताएंगे। आरबीआई के लिए जो है, आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार सभी बैंक को अपने कुल उधारी का कम से कम 40%, मतलब अर्जेस्ट नेट बैंक क्रेडिट कार्ड प्राथमिक क्षेत्र में उधार देना आवश्यक है। मतलब 100 रुपया अगर उसके पास बैंक को उधार दे रही है, तो उसमें 40 रुपया है ना, इसमें देना पड़ेगा प्राथमिक क्षेत्र में। एक बैंक आता है आरआरबी, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक और लघु वित्त बैंक। ये दोनों बैंक ऐसे बैंक हैं जिनको जो है ना न्यूनतम उधारी 75% देना पड़ता है। मतलब 100 रुपया अगर वो उधार दे, तो 75% जो है ना, 75% उधार जो वो देगी, एक मिनट यार, 75% उधार जो देगी ना, वो देगी प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र उधार में निम्न कितने क्षेत्र आते हैं। जैसे कृषि 18% कृषि है, जिसमें सीमांत किसान 8% है। ये भी, इसमें भी देना, ये प्राथमिक क्षेत्र हुआ। एमएसएमई, इसमें भी उधार देना मतलब प्राथमिक क्षेत्र हुआ। आवास ऋण, मतलब घर, होम लोन जो लिया जाता है, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। शिक्षा पर ऋण, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। निर्यात ऋण, मतलब ऐसा व्यापारी जो निर्यात करता है उसके लिए ऋण लिया जा रहा है, तो उसके लिए भी यही आएगा, मतलब निर्यात ऋण। इसमें भी, इसको भी प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। जैसे सामाजिक अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना में क्या आता है, देखिए, अवसंरचना भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो रोड बनाया जाता है, वो हो गया आर्थिक अवसंरचना, और एक होता है सामाजिक। सामाजिक हो गया, एक आर्थिक हो गया। आर्थिक में जो होता है, रोड बनाया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है इधर, मतलब ऐसा चीज़ जिसको समाज में, ये सामाजिक नहीं, आर्थिक। जैसे कि पैसा का, पूंजी का निर्माण हो जाता है। पूंजी का निर्माण तो नहीं होता है, इसमें क्या होता है, लागत कम हो जाती है, ये हो गया। सामाजिक में क्या जाता है, स्कूल, स्कूल जैसी अवसंरचना अगर बनाई जा रही है, इसको सामाजिक अवसंरचना कहा जाता है। इसके लिए ऋण दे सकती है, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। दुर्बल वर्ग को ऋण दिया जा रहा है, तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। नवीकरणीय में आएगा, जैसे कि ये कोई सोलर प्लांट अप्लाई कर रहा है अपने ज़मीन पे, तो उसके लिए ऋण ये प्राथमिक हो जाएगा। या क्या कहते हैं, वो जो चक्की चलता है जिसमें कि बिजली का उत्पादन होता है, उसके लिए भी ऋण लिया जाए तो वो प्राथमिक क्षेत्र में। स्टार्टअप, कोई चीज़ का स्टार्टअप चल रहा है, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर ऋण लिया जा रहा है तो वो। और आरबीआई जो है ना, अन्य लिख दिया है। अन्य का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि हो सकता है भविष्य में और भी बहुत सारे क्षेत्र को जो है ना, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कर दिया जाएगा। अब इसके लिए प्राइवेटरी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट लाया गया। देखिए ये क्यों लाया गया, इसका मतलब पहले बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, 75%, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र में देना पड़ेगा। तो कोई बैंक जो है, जैसे 75% देना है और वो 75% नहीं दे पाई, मान लिया जाए कि वो 60% दे पाई, तो इसके लिए आरबीआई जो है ना, बहुत जो बड़ा पेनल्टी लगाती है उस बैंक पे। जैसे मान लिया कि कोई ए बैंक है जो 100 ऋण दी है, जिसमें कि 75 देना चाहिए उसको प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन वो जो है 60 रुपया ही दे पाई। 75 करोड़ मान लीजिए, और 75, ये भी 75 करोड़ और 60 करोड़ नहीं दे पाए, तो इसके लिए उसको आरबीआई जो है ना पेनल्टी लगा देती है। तो उसी के उपाय के लिए ये लाया गया है पीएसएलसी सर्टिफिकेट के बारे में। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको समझाते हैं, ठीक। इसमें क्या है, पीएसएलसी तो आरबीआई द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया। पीएसएलसी के द्वारा बैंक अपने पीएसएल के लक्ष्य को पूरा करते हैं। पीएसएलसी वह बैंक जारी करता है जो अपने पीएसएल लक्ष्य को अधिक, ये याद रखिए कि वह बैंक ये सर्टिफिकेट जारी करता है जो अपने पीएसएल लक्ष्य से अधिक प्राप्त
को प्राप्ति कर किया जाता है। पीएसएलसी का क्रय वह बैंक करता है जो अपने पीएसएल के लक्ष्य को कम प्राप्त किया जाता है। पीएसएलसी का क्रय विक्रय ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है। इसकी वैधता जो है 1 वर्ष की होती है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में पीएसएलसी मतलब ये बता रहा है, डेट बता रहा है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही उसका 1 साल का वैधता होता है। पीएसएलसी का क्रय करने वाला बैंक इसके विक्रय करने वाले बैंक को अतिरिक्त ब्याज देता है। यहाँ ऋण का हस्तांतरण नहीं होता, केवल प्रमाण पत्र का हस्तांतरण होता है। पीएसएलसी को कम से कम 25 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का जारी किया जा सकता है तथा इसके गुणक में ही जारी होता है। देखिए अब इसको समझाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। पहले तो ये देखिए 1 वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च का ये मतलब हुआ कि जो 1 अप्रैल को जो होता है ना, 1 अप्रैल को आरबीआई सभी बैंक से उसके पीएसएल लक्ष्य को कितना पूरा किया गया उसका डाटा मांगती है। पीएसएल लक्ष्य को कितना पूरा किया उसका डाटा मांगेगी। 1 मिनट आप समझाते हैं इसके बारे में। मान लिया जाए 1 मिनट, ठीक, पीएसएल लक्ष्य जो है 100 करोड़ का है, ठीक। ये पहले जान लीजिए कि 1 अप्रैल को जो है ना आरबीआई सभी बैंक से उसके पीएसएल लक्ष्य का डाटा मांगेगी। कौन सा बैंक, सभी बैंक, कोई बैंक 100 से ज़्यादा पूरा कर लिया है, मतलब 120 कर लिया है, तो उसको आरबीआई अवार्ड देती है इसके बदले, और जो अगर कम किया है तो उसको पेनल्टी लगता है। इसी के उपाय के लिए जो है ना आरबीआई ये स्कीम लाई है पीएसएलसी सर्टिफिकेट के बारे में। तो मान लिया जाए कि कोई बैंक ए है, ठीक, और कोई बैंक बी है। ये तो कंफर्म पता है दोनों के लिए 100 करोड़ होगा, दोनों के पास 100 करोड़ का क्या होगा, पीएसएल लक्ष्य होगा, पीएसएल लक्ष्य दोनों के पास होगा। ये दोनों बैंक हैं, ये दोनों बैंक है, ठीक। अब क्या हुआ, ए बैंक जो है 120 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो मतलब ज़्यादा कितना किया, ज़्यादा किया 20 करोड़ का, ठीक। और वहीं जो बी बैंक है 100 करोड़ के बदले 80 करोड़ प्राप्त किया, ठीक ना। 80 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया, तो मतलब 20 करोड़ कम किया, ठीक। ये तो पता हो गया। अब जो है पीएसएलसी का सर्टिफिकेट कौन लॉन्च करेगा, जिसके पास ज़्यादा होगा, और जिसके पास कम होगा ये करेगा। तो मतलब ये है कि 1 मिनट, ये जो है बी ये करेगा, और ए जो है विक्रय करेगा, ये विक्रय करेगा, इसको देगा और ये लेगी इससे, ठीक ना। इसमें अब कितना का, अब आरबीआई क्या बोलती है, आप अपने 100 करोड़ को पुराने के लिए वो क्या करेगी, इससे 20 करोड़ का 20 करोड़ का पीएसएलसी सर्टिफिकेट, 20 करोड़ के सिर्फ सर्टिफिकेट लेगी, ये सर्टिफिकेट खरीदेगी, और ये ए बैंक से बी बैंक सर्टिफिकेट लेगी 20 करोड़ का, और 20 करोड़ का सर्टिफिकेट सिर्फ लेगी, और इसके बदले क्या करेगी, 20 करोड़ सर्टिफिकेट लेने के बाद 20 करोड़ उसके अनुसार आरबीआई को उसका ब्याज देगी, सॉरी ए बैंक को, 1 मिनट, ए बैंक को जो है इसका ब्याज देगी, कौन देगी, बी। और इसमें क्या लिखा हुआ था कि उधारी का 20 करोड़ का उधारी, जो जैसे कि ये जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा हुआ है, ये जो 20 करोड़ का सर्टिफिकेट इसको दिया गया है बी को, ये जो 20 करोड़ का है इसका ब्याज जो पब्लिक से लिया जाएगा, पब्लिक से जो यहाँ लिया जा रहा है, ये इसका ब्याज जो है हम जब तक रहेगा वो ए ही लेगी, इसका ब्याज ए लेगी। लेकिन ये 20 करोड़ का सर्टिफिकेट जो बेचा गया इसके बदले जो है ना ए बी से ब्याज लेती है, ठीक ना। अब एक दूसरा चीज़ क्या है, इसमें लिखा हुआ था 25 करोड़ के मूल्य का ही जारी किया जा सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ गए होंगे, फिर से बता देगा, 20 करोड़ जो एक्स्ट्रा हुआ इनका और 20 करोड़ इसका कम हुआ, ठीक ना। तो आरबीआई जब डाटा का पूछेगी तो 1 अप्रैल को जब बी बैंक से डाटा मांगा जाएगा, तो आरबीआई ये ऑप्शन दी है कि अब जो है ना 20 करोड़ जिसके पास ज़्यादा, मतलब इसके पास ज़्यादा होगा, तो 20 करोड़ का पीएसएलसी जो यहाँ लिखा पीएसएलसी को खरीद लेगी, और इसके बदले ये बैंक कुछ ब्याज लेगी, ठीक ना। सिर्फ सर्टिफिकेट लिया जा रहा है ना कि 20 करोड़ का जो ब्याज जो पब्लिक देगी ये बैंक को, वो नहीं मिलेगा उसको। सिर्फ सर्टिफिकेट का हस्तांतरण हुआ है, ना कि ब्याज का हस्तांतरण हुआ। सिर्फ सर्टिफिकेट का हस्तांतरण हुआ, उसी के बदले इसको ए बैंक को जो है ब्याज मिल रहा है, एक ही बार मिलता है, हमेशा नहीं मिलेगा, इसको ब्याज मिलेगा, ठीक ना।
इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था कि 25 लाख, फिर से याद रखें कि 20 करोड़ का जो 20 करोड़ का सिर्फ सर्टिफिकेट इसको मिला है, लेकिन 20 करोड़ का जो पब्लिक को दिया गया है ऋण, इसका ब्याज ए को मिलेगा। फिर से बता दे रहे हैं, इस यही कन्फ्यूजन होगा बार बार। अब क्या लिखा हुआ है कि 20 करोड़ जैसे, यहाँ लिखा हुआ था क्या 25 लाख के मूल्य का, 25 लाख के मूल्य का, तो मतलब अगर 20 करोड़ है 25 लाख के मूल्य का, तो 25 के गुणज का ही 25 25 से गुणज का मतलब 25 होके कितना हो जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है पता नहीं डिस्प्ले में। 25 लाख का जो बोला गया है तो मतलब 25, अरे यार हाँ 25 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 करोड़। ठीक, उसी हिसाब से इसको 20 पुराना है, तो 25 गुना 20 करेंगे। एक मिनट, इसमें क्या करेंगे 25 गुना, अरे 25 गुना 80 कर देंगे तो मतलब अब हो जाएगा 2 करोड़, सॉरी 20 करोड़। 20 करोड़ हो गया, तो इसमें क्या करना है, मतलब कि 25 लाख का लगभग 80 PSLC का क्रय करना पड़ेगा बी बैंक को, और ए बैंक जो है 80 PSLC बेचेगी, और इसके अनुसार उसको ब्याज मिलेगा, और ब्याज का निर्धारण वो दोनों खुद में करेंगे। ठीक ना। और ये सारी प्रक्रिया जो है, ये जितनी भी प्रक्रिया हो रही है, तो ये सारे होंगे ई कुबेर, ई कुबेर, ई कुबेर के द्वारा किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया ई कुबेर से होगा। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज बता रहा हूँ, इसको जो है ना PSLC 3 प्रकार का जारी किया जाता है। PSLC सीमांत किसान, PSLC सूक्ष्म उद्योग, PSLC समान। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका क्यों वर्गीकरण किया गया। जैसे किसी बैंक का क्या कहते हैं, कृषि में किसी बैंक का कृषि का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, तो वो क्या करेगा, PSLC सीमांत किसान वाला PSLC लेगा। और किसी का अगर मान लिया जाए सूक्ष्म उद्योग का पूरा नहीं हो पाया, तो PSLC सूक्ष्म उद्योग का PSLC खरीदेगा। या किसी का सामान नहीं पूरा नहीं हो पाया तो वो सामान्य खरीदेगा। ठीक, यहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ ये पूरा हो गया। अब गैर वाणिज्यिक बैंक के बारे में पढ़ते हैं। वह बैंक जिसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, उन्हें गैर वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। जैसे सहकारी बैंक। इस प्रकार सहकारी बैंक गैर वाणिज्यिक बैंक होता है जो केवल लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करते हैं। सामान्यतः सहकारी बैंक जमा और उधार दोनों का कार्य करता है। यह अपने जमा धारकों को अन्य बैंकों के तुलना में अधिक ब्याज देता है। जमा धारकों को, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अब 100 रुपया अगर ये सहकारी बैंक में जमा किए, और अगर 100 रुपया आप SBI में जमा किए, आपको ब्याज इसमें ज़्यादा मिलेगा। मान लिया जाए कि इसका ब्याज 15% होगा, तो इसका ब्याज पक्का है कि 10% होगा। मतलब इससे डबल टैप वाला कौन ऑन कर दिया, ये 10% मिलेगा। ठीक ना, SBI से। यही बताया जाए कि सहकारी बैंक जो है अपने जमा धारकों को अन्य बैंकों से तुलना में ज़्यादा ब्याज देता है। ठीक, अब सहकारी बैंक के विनियामक के बारे में जानते हैं। सहकारी बैंक का विनियमन। सभी सहकारी बैंक राज्य के सहकारी कानून 2002 से संचालित होता है। देश में वर्तमान में सहकारी बैंक का विनियमन 2 प्रमुख अधिनियम से होता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 वर्ष 1966 में संशोधन करके सभी सहकारी बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 अंतर्गत लाया गया। इससे पहले नहीं था। ठीक, एक दूसरा होता है जो उससे पहले पढ़ चुके थे, सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1965। एक सहकारी बैंकिंग ऐसा होता है जिसमें 2 कानून के द्वारा सहकारी बैंक का संचालन किया जाता है। एक तो सहकारी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1965 और सहकारी विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत। इसका क्या कार्य होता है, सहकारी बैंक का क्या कार्य होता है। मुख्य कार्य कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में उधार देना, शहरों तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योग को ऋण देना, शहरों और अर्ध शहरों में लघु उद्योग को ऋण देना, मतलब MSME जैसे उद्योग को ऋण देना। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक उधार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जो उधार है वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिया जाता है, लगभग 67%।
जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब आरआरबी रूरल रीजनल रूरल बैंक का हिस्सेदारी जो मात्र 5% है, और सहकारी बैंक का हिस्सेदारी जो है मात्र 28% है, ठीक ना। 67% दिया जाता है, जिसमें 5% जो है आरआरबी का है, और 28% जो है हिस्सा है ये किसके पास है, 28% हिस्सा जो है ये कोऑपरेटिव बैंक के पास है, कोऑपरेटिव बैंक। ये सवाल जो है 2020 में आईएसपीटी में पूछा भी गया था, परसेंटेज पूछ देता है ये सब। सहकारी बैंक का वर्गीकरण दो आधार पे हुआ है, ग्रामीण उधार के आधार पे और शहरी के आधार पे। डबल टैप को बंद करना पड़ेगा। ग्रामीण में क्या होता है, दो प्रकार, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। अल्पकालिक में होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। एक मिनट, गलत लिखा गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव दोनों एक साथ एक ही लिखा गया, गलत लिखा गया दूसरे नंबर। आज का जो क्लास खत्म होगा, इसके बाद जो कल जो क्लास होगा उसमें बहुत सारी चीज़ के बारे में जानेंगे, जैसे एनबीएफसी के बारे में जानेंगे, ये सब के बारे में जानेंगे बढ़िया से। ये जो है ना यहाँ गलती लिखा गया है, डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ये प्रायोरिटी एग्रीकल्चर, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे होगा PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी एस नहीं है, बी है, अभी भी लिखा जाता है गलत, यहाँ बैंक होगा, ठीक, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पे होगा। इसके बाद ये SCARD, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, और ये है PCARDB, DB है, ये पैरोटरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, सॉरी प्राथमिक है, प्राथमिक कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसके बाद सहकारी बैंक ग्रामीण का हो गया। ये शहरी में क्या होता है, राज्य शहरी वाला और बहु राज्य शहरी सहकारी कृषि विकास बैंक, स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, ये बहुराज्यीय सहकारी बैंक। दोनों में अनुसूची और गैर अनुसूची आया मिलता है, दोनों में अनुसूची और गैर अनुसूची। शहरी सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक जो अधिकांशतः गांव में स्थित होते हैं तथा वे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में अल्पकालिक और दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराते हैं। वे ग्रामीण सहकारी बैंक जो कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक उधार देते हैं, उनकी संरचना त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय होने का क्या मतलब हुआ, वही त्रिस्तरीय जो दिख रहा है, त्रिस्तरीय क्या है, त्रिस्तरीय में आ जाता है SCB, इसके बाद आता है DCCB मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, इसके बाद आता है PACB, तीनों त्रिस्तरीय हुआ ना, यही है। ग्रामीण में त्रिस्तरीय होता है, उनकी संरचना त्रिस्तरीय होती है। सबसे ऊपर होता है SCB बैंक, इसके बाद SCB जो बैंक है DCCB और PCCB दोनों को उधार दे सकती है। SCB जो बैंक होती है, SCB बैंक से ही DCCB तथा PACS कोऑपरेटिव सेक्टर है सर यहाँ पे, तो ये दोनों जो है ना, इन दोनों को वित्त की जो प्राप्ति होती है SCB से होती है, ये दोनों को वित्त की प्राप्ति SCB से होती है। वहीं SCB को जो वित्त की प्राप्ति होती है वो नाबार्ड से होती है, नाबार्ड से प्राप्ति होती है, ठीक। दूसरे स्तर पर DCCB होते हैं, ठीक है। DCCB केवल जो है PACS को उधार देती है, जबकि DCC केवल SCB से वित्त प्राप्त होता है। बता चुके, DCCB को जो वित्त प्राप्त होता है SCB से प्राप्त होता है। सबसे निचले स्तर पे PACS होता है, यह कृषि क्षेत्र में कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से अल्पकालिक उधार दे सकता है, ये प्रत्यक्ष रूप से देता है कृषि क्षेत्र में। PACS को वित्त जो प्राप्त होता है दो तरफ से होता है। SCS देखिए यहाँ पे जो है ना, इसको PACS को जो वित्त प्राप्त होता है इससे भी होता है, DCCB से भी और
SCB से भी, नाबार्ड से डायरेक्ट नहीं होता, नाबार्ड से सिर्फ SCB को प्राप्त होता है, लेकिन PACS को जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक से भी प्राप्त होता है और SCB स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से भी प्राप्त होता है वित्त का। ग्रामीण सहकारी बैंक कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक उधार केवल कृषि उत्पादन के लिए देता है। अल्पकालिक उधार जो होता है कृषि उत्पादन के लिए होता है, ना कि संपत्ति निर्माण के लिए। वे ग्रामीण सहकारी बैंक जो कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक उधार देते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। सबसे ऊपर होता है राज शहरी, वही SCARDB स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक होता है। यह नाबार्ड से, इसको भी नाबार्ड से वित्त प्राप्त होता है तथा PCADB को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करते हैं। ये जो होता है नाबार्ड से, तो इसको प्राप्त होता है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को नाबार्ड से होता है। और नाबार्ड जो है, नाबार्ड से देखिए इसका डायग्राम कैसे होगा, SCARDB से जो है PCARDB को प्राप्त होता है और इसको जो है नाबार्ड से, ये नाबार्ड से इसको प्राप्त होता है और इससे इसको वित्त का प्राप्ति होता है। PACRD प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक है। ये प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में किसानों को संपत्ति निर्माण के लिए जैसे ट्रैक्टर खरीदना, सिंचाई के लिए उन्नत साधन इत्यादि के लिए दीर्घकालिक उधार देते हैं। इसे भूमि विकास बैंक भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए क्या खरीदते, ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, ट्रैक्टर खरीदना, सिंचाई के लिए उन्नत साधन खरीदना, इसलिए इसे भूमि विकास भी कहा जाता है, भूमि विकास के बैंक के लिए बैंक भी कहा जाता है। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं आप। इसे जो वित्त का, ये तो बता चुके, इसे वित्त का जो प्राप्त होता है SCARDB से प्राप्त होता है। शहरी सहकारी बैंक, ये क्या होता है, शहरी सहकारी बैंक जो होता है वे सहकारी बैंक जो शहरों तथा अर्ध शहरों क्षेत्रों में स्थापित होते हैं उन्हें शहरी सहकारी बैंक UCB अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। UCB अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। शहरी सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं। शहरी सहकारी बैंक जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है राज शहरी सहकारी बैंक। राज शहरी सहकारी बैंक वे UCB जिनकी शाखाएं केवल एक ही राज्य में स्थापित होती है, मतलब एक ही राज्य में, मतलब जैसे बिहार है तो बिहार में है, या यूपी में है तो यूपी में है, होती है, उसे राज शहरी सहकारी बैंक कहते हैं। तथा वे संबंधित राज्य के रजिस्ट्रार में पंजीकृत भी होते हैं। वे अधिकांशतः गैर कृषि क्षेत्र में उधार देते हैं। देखिए रजिस्ट्रार में जो होता है तो संबंधित है, जैसे बिहार का है तो बिहार के रजिस्ट्रार में होगा, बिहार के रजिस्ट्रार में पंजीकृत होगा। यूपी का है तो यूपी के रजिस्ट्रार में पंजीकृत होगा। यही है। ये भी दो प्रकार होते हैं, राज्य शहरी सहकारी बैंक दो प्रकार होते हैं, अनुसूचित राज्य शहरी सहकारी बैंक और गैर अनुसूचित राज्य शहरी सहकारी बैंक। अब पढ़ते हैं बहु राज्य शहरी सहकारी बैंक। बहु राज्य शहरी सहकारी बैंक वे UCB जिनकी शाखाएं एक से अधिक राज्य में स्थापित हो जैसे हो उन्हें बहु राज्य शहरी सहकारी बैंक कहा जाता है। इनका पंजीकरण केंद्र के सहकारी रजिस्ट्रार में होता है। मतलब ऐसा कोई UCB जिनकी UCB एक धारणा हो, उसका नाम कुछ अलग हो सकता है। कोऑपरेटिव बैंक बहुत सारा होता है, उसका नाम जैसे UCB एग्जांपल है, जैसे होता है ना कि SBI बैंक है, यूनियन बैंक भी बैंक है, तो बैंक हो गया, उनका नाम तो अलग है, SBI अलग है। तो इसी तरह UCB एक नाम हुआ बैंक का, इसको कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है, उसका नाम कुछ अलग हो सकता है। जैसे कहीं होता है बिहार राज्य डेवलपमेंट बैंक, ऐसा सब जो नाम होता है। तो जैसे कि UCB है, इसका शाखा यूपी में भी हो और इसका शाखा बिहार में भी हो, बिहार में भी हो, तो इसका रजिस्ट्रार जो है ना, इसका रजिस्ट्रार केंद्र के रजिस्ट्रार में होगा, ठीक ना, इसका केंद्र में होगा, ठीक। ये केंद्र में किया जाएगा, वही राज्य स्तर पे होगा उसका, उसी के संबंधित राज्य में होगा। अब पढ़ते हैं संचालन। UCB का संचालन और नियंत्रण कौन करता है? UCB का संचालन और नियंत्रण दोहरा होता है। UCB का संचालन और नियंत्रण दोहरा होता है। जैसे UCB जो है संचालन कौन करता है, इसका ये जो बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर है, निर्देशक मंडल, UCB से चुने होते हैं। UCB से चुने होते हैं, मतलब UCB से चुने होने का मतलब कि ये जो है ना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सदस्य ही होते हैं जो BOD मतलब बैंक ऑफ डायरेक्टर में बैठते हैं, और इसका चुनाव होता है UCB से ही। इसका संचालन जो है UCB द्वारा किया जाता है, जबकि बैंकिंग कार्य जो है RBI द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको दोहरा कहा जाता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, ये जो था इसके बाद इसको बदलाव किया गया है। इसका बदलाव जो है एक बीच में पढ़ते हैं आगे तो पता चलेगा। इसका बदलाव इससे क्या हुआ था
कि यूसीबी के कार्य का संचालन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल निर्देशक चुने जाते हैं, नामित नहीं होते। चुने जाते हैं, नामित नहीं होते हैं। यूसीबी से होता है, चुने जाते हैं, नामित नहीं होते। नामित हो मतलब किसी का नाम दे दिया, नहीं, चुने जाते हैं, सब मिलकर उसको चुना जाता है। संचालन चुनाव जैसे होता है, उस चुनाव की प्रक्रिया से होता है उसका संचालन। अस्थायी मंडल द्वारा नहीं किया जाता है। यूसीबी के बैंकिंग संबंधित कार्य का संचालन और विनियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। बैंकिंग का जो बता चुके हैं, बैंकिंग इसे सुधौरी कहा जाता है, क्योंकि बैंकिंग संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उसका संचालन आरबीआई करती है। वर्ष 2020 में पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में अनियमितता के कारण सरकार द्वारा यूसीबी के संदर्भ में आरबीआई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तुलना में अधिकार दिए गए। जैसे कि इसमें क्या अधिकार दिए गए? आरबीआई को अधिकार दिए गए। आवश्यकता अनुसार आरबीआई जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर सकता है, मतलब उसको लग जाए कि ये वीडियो बनाया। आरबीआई को जैसे लग जाए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो आदमी है, मतलब सदस्य जो है, वो सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो आरबीआई जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर सकती है। वही लिखा गया 2020 के बाद। दिसंबर 2023 में आरबीआई द्वारा अभियुदय सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग किया गया। देखिए, जैसे बोले थे ना कि यूसी भी एक बैंक है, उसी बैंक का देखिए नाम है अभियुदय। उसी बैंक का नाम था पंजाब, कहाँ गया? पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक उसी बैंक का मतलब नाम था इसका, लेकिन इसको सभी को यूसीबी बैंक कहा जाता है। आरबीआई जो है अयोग्यता के आधार पर किसी भी अयोग्यता के आधार पर किसी भी निर्देशक को बैंक ऑफ डायरेक्टर से निष्कासित कर सकता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई की अनुमति से बाजार में शेयर और बॉन्ड जारी करके पूंजी जुटा सकते हैं। इससे पहले बॉन्ड जो है ना, कोऑपरेटिव बैंक जारी नहीं करते। 2020 के बाद से जो है ना, कोऑपरेटिव बैंक भी बाजार में शेयर और बॉन्ड जारी करने लगे हैं। आरबीआई जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संदर्भ में निष्पक्ष जांच के लिए वैधानिक अंकेक्षण स्टैट्यूटरी ऑडिटर को नियुक्त कर सकता है। मतलब उसको अच्छा से जांच करने के लिए एक वैधानिक अंकेक्षण को भी नियुक्त कर सकता है। वर्ष 2022 में आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंक के संरचना को पुनर्गठित करके शहरी मतलब वही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की संरचना को पुनर्गठित करके एन विश्वनाथ की अध्यक्षता, देखिए ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसा कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? एन विश्वनाथ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति ने शहरी सहकारी बैंक की संरचना के संदर्भ में निम्न सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? एन विश्वनाथ की अध्यक्षता में क्या सुझाव दिए गए? सुझाव दिए गए थे, उन्होंने पूंजी के आधार पर शहरी सहकारी बैंक की 4 श्रेणी बनाई। पूंजी के आधार पर श्रेणी 1 में वे बैंक आते हैं, मतलब यूसीबी, मतलब सब पहला श्रेणी में आता है 100 करोड़ तक का, दूसरे श्रेणी में आता है 100 से ज़्यादा और 1000 से कम, 100 से ज़्यादा और 1000 से कम। वहीं श्रेणी 3 में आता है 1000 करोड़ से ज़्यादा और 10,000 करोड़ से कम, और श्रेणी 4 में आता है 10,000 करोड़ से ऊपर। ये तो विभाजित किया गया। इसमें समिति का सुझाव क्या था? समिति का सुझाव था कि समिति ने यह सुझाव दिया कि श्रेणी 3 में कौन से आते हैं? जो 1000 करोड़ से ज़्यादा और 10,000 करोड़ से कम, जिनकी पूंजी 1000, हाँ, यदि उनका CAR पढ़ेंगे बाद में, पूंजी पर्याप्तता अनुपात मतलब पूंजी पर्याप्तता अनुपात, यदि उनका CAR पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है 15% या उससे अधिक हो, उन्हें लघु वित्त बैंक में परिवर्तन किया जाए। मतलब जिसका जो पर्याप्तता है, CAR पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है 15% या उससे अधिक हो, 15% से अधिक हो, तो उसे लघु वित्त मतलब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बनाया जाए। समिति ने यह सुझाव दिया कि श्रेणी 4 में जो है यूसीबी, जिनकी पूंजी जो है 10 करोड़ से अधिक है, कोई यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित किया जाए, यदि उनका CAR जो है 9% या उससे अधिक हो। समिति ने यह सुझाव दिया कि उपयुक्त सभी श्रेणी शहरी सहकारी बैंक पर नियंत्रण के लिए 300 करोड़ की एक जो है ना अम्ब्रेला संगठन का स्थापना, मतलब 300 करोड़ में जो है समिति ने सुझाव दिया कि 300 करोड़ की एक अम्ब्रेला संगठन बनाया जाए, जो कि जितने भी यूसीबी बैंक है उसका देखरेख करेगी। और इसके ऊपर जो होगा ये जो अम्ब्रेला संगठन है, इसका जो किधर गया,
अम्ब्रेला संगठन जो है इसका नियामक जो होगा आरबीआई होगा, इसका देखरेख आरबीआई करेगा। और ये जो अम्ब्रेला संगठन है ये जितने भी यूसीबी बैंक होते हैं इनका देखरेख करेगा। ठीक, अब पढ़ते हैं AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था। इसको 3 भागों में बांटा गया, पहला विकास बैंक, दूसरा प्राथमिक बैंक और तीसरा NBFC बैंक। इसके बारे में कल पढ़ेंगे और इसके बारे में भी कल पढ़ेंगे, और आज सिर्फ थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें देखिए क्या होता है, नाबार्ड होता है, एक्सिम बैंक होता है, सिडबी होता है, NHB होता है और DFI होता है। इसका थोड़ा थोड़ा जानेंगे, आज एक्सिम बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये जितने भी बैंक होते हैं विकास बैंक होते हैं, ये विकास में अपना पैसा खर्च करते हैं। नाबार्ड, एक्सिम, सिडबी, NHB, ये सारे अब संरचना में खर्च किया जाता है। जैसे कि नाबार्ड, जो आप जानते हैं नाबार्ड कृषि में दिया जाता है। कृषि में सहकारी बैंक जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप पे और अप्रत्यक्ष रूप दोनों पे, एक तो जैसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी दिया जाता है नाबार्ड द्वारा ही, और कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए भी जो उधार दिया जाता है, कृषि क्षेत्र में उर्वरक के लिए भी जो उधार दिया जाता है नाबार्ड द्वारा ही दिया जाता है। और नाबार्ड से ज़्यादातर किस में दिया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक उधारी में दिया जाता है। ठीक, उसी तरह एक्सिम के बारे में पढ़ेंगे, सिडबी के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज एक्सिम का शुरुआत करते हैं। एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत भारतीय आयातकों तथा निर्यातों के संदर्भ में दिए जाने वाले वित्त के लिए प्रमुख संस्था है। यह बैंक निर्यात सेवा के प्रत्येक चरण में सहायता प्रदान करता है, जिनमें प्रौद्योगिकी से लेकर उत्पाद विकास, निर्यात में मार्केटिंग तथा विदेशी विनिवेश के लिए कार्यक्रम शामिल है। देखिए इसके बारे में सिर्फ पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ है नहीं के पास, इसलिए इसके बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। EXBIA मतलब एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अनुसार बैंक के निर्देश मंडल में अधिनियम 16 निर्देश रह सकते हैं, 16 निर्देशक रह सकते हैं। इसके अंतर्गत 16 निर्देशक रह सकते हैं। इसका कार्य क्या है, विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम, ऋण व्यवस्था, क्रेताओं के लिए ऋण, क्रेताओं के लिए खरीदने बेचने के लिए ऋण दिया जाता है इसमें। तो आज तो यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम जो है NHB के बारे में पढ़ेंगे, सिडबी के बारे में पढ़ेंगे और DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में भी पढ़ेंगे।